So okay students, we're gonna talk about the phishing. Phishing basically एक ऐसा malicious पेजेस होते हैं जो अटैकर की तरफ से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो वहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल्स और एनी टाइप ऑफ डाटा जो सेंसिटिव डाटा हो, ठीक है, वो भी इसमें आता है। नॉट ओनली द पासवर्ड एंड यूज़र नेम, मे बी योर पिक्चर, ठीक है। तो यूज़र को कहा जाता है कि आप यहाँ पे एंटर करें। इसमें साथ में एक चीज़ साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बिलोंग्स टू ह्यूमन माइंड्स मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ह्यूमन का माइंड किस तरह से एक्ट करता है, उसको क्या लालच दे के एक इवेंट परफॉर्म करवाया जा सकता है। इवेंट को हम क्लियरली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इवेंट क्या होता है, वेदर वी आर क्लिकिंग राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, सो दैट्स एन इवेंट। सो बेसिकली हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक सर्वर, ठीक है, जो हम अपने सिस्टम पे लोकल सर्वर को डिज़ाइन करेंगे। आपने आज तक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग एंड बैक एंड प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे जो अभी मेरे पास ये गूगल का पेज आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। बट जब मैं यहाँ पे कोई क्यूरी इनपुट करता हूँ, जैसे डाउनलोड ज़ैम्प, तो इस क्यूरी को प्रोसेस करने के लिए सर्वर साइड पे और मुझे आउटपुट दोबारा ला के दिखाने के लिए फ्रंट एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड यूज़र इंटरेक्शन के लिए होता है, जो बैक एंड होता है वो एप्लीकेशन का सर्वर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं। अब यहाँ से हम सिंपली जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प का अल्टरनेटिव हम अपाचे 2 को भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर आता है IIS, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसमें आपने PHP को इनेबल किया हुआ है। सो सबसे आसान क्या है, जैम्प है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लर्निंग के लायक है वो क्या है कि हर सर्वर की क्या होती है, एक वेब डायरेक्टरी। हर सर्वर की क्या होती है, एक वेब डायरेक्टरी। हर सर्वर की एक वेब डायरेक्टरी होती है जहाँ पे वेबसाइट्स रखी जाती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि HTML को तो फ्रंट एंड लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है तो उसको तो आप डबल क्लिक से रन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक करें वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कवर अप करना चाहें इस चीज़ को इस तरह से कि अगर हम बैक एंड प्रोग्रामिंग को डायरेक्टली रन करना चाहें तो वो रन नहीं होती है, ठीक है। हम उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम वेब डायरेक्टरी को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैम्प को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैम्प मेरे पास स्टार्टेड है और साथ में मैं MySQL को स्टार्ट करूँगा। ये मुझे एज अ सर्वर बैक एंड प्रोग्रामिंग जो है हमारी, जिसको PHP जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमें हेल्प आउट करेगा उसको रन करने में। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे वर्क के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्क के फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करने से पहले आप व्यू में चले जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस लिखा होगा। यहाँ पे आप व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नाउन फाइल टाइप्स। इस पर चेक लगा होगा, आपने इसे चेक को हटा देना है। जैसे ये मेरे पास हटा हुआ है, ऐसे आपके पास चेक लगा है, आपने चेक हटा देना है, ये एम्प्टी होना चाहिए। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अब ये जो अभी हमने सेटिंग की है, ये सेटिंग हमें नाउन एक्सटेंशंस, जैसे ये देखें 2txt फाइल नेम के साथ एक्सटेंशंस को एडिट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। मैं होल जितना ये वर्किंग करूँगा इसमें मैं एक एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। फ्रीली अवेलेबल एडिटर है जिसका नाम है Notepad++। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। तो एज वेल मैं उसका लिंक भी साथ लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, फाइल का नाम हम रखते हैं लाइक test.html, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास test.html के नेम से एक फ़ाइल बन जाती है। हम इसको Notepad++ से एडिट करते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ HTML कोड कर लेते हैं। अगर आपको HTML कोड करना नहीं आता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इसको कैसे लेके चलना है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। HTML हमेशा स्टार्ट होगी, साथ में एंडिंग टैग कंटेन करेगी, ठीक है। साथ में इसका हेड रहेगा जिसमें हेड के अंदर कुछ हम
हेडर्स इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि हमें अगर जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड करना हो या हमें jQuery को इसमें इंक्लूड करना हो या बूटस्ट्रैप से रिलेटेड फाइल्स करनी हो या हमें टाइटल देना हो, ठीक है। तो मेन सेक्शन जो हमें नज़र आता है वो होता है पेज के ऊपर बॉडी का। बॉडी के सेक्शन में हमारा सारा पेज जो है वो डिज़ाइन हुआ होता है। तो अभी मैं बॉडी के सेक्शन में जस्ट एक हेडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ कोड लिखा, फाइल पे जाएंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद वेरी नेक्स्ट में क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करेंगे फाइल को। तो ये देखिए ये एवरीवन हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम एक इसी तरह से PHP की फाइल को कोड करते हैं, तो ताकि आपको आर्किटेक्चर अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे हम इस फाइल का नाम भी test.php रख देंगे। तो ये हमारे पास एक PHP फाइल बन चुकी है। हम इसको Notepad++ से एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे PHP को स्टार्ट और एंड करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अब अगर मैं PHP की फाइल को ब्राउज़र में ओपन करूँ, ठीक है, तो मुझे कोड शो हो रहा है। ऐसा ही है, मुझे क्या शो हो रहा है, कोड शो हो रहा है, क्योंकि कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग सर्वर के बगैर नहीं रन की जा सकती। तो हर सर्वर की क्या होती है, एक वेब डायरेक्टरी। तो अगर मैं अपनी इस फाइल को फोल्डर समेत ले जाऊँ या अकेली फाइल ले जाऊँ, तो मैं फोल्डर समेत ले जाता हूँ, मैं लेके जाता हूँ वेब डायरेक्टरी में। तो जैम्प सर्वर की वेब डायरेक्टरी क्या रहती है, सबसे पहले हम जाते हैं सी में। सी में एक फ़ोल्डर हमें देखने को मिलता है जैम्प, और जैम्प में हमें एक फ़ोल्डर देखने को मिलता है htdocs के नेम से। htdocs के फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर में हम अपने फोल्डर को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। हम हर वेबसाइट के लिए एक अलग फोल्डर बना देते हैं ताकि उसकी पहचान रहे, वो दूसरों में मिक्स ना होती फिरे। तो अभी मैंने फोल्डर जो वर्क का फोल्डर है वो कहाँ रख दिया, htdocs के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैं ब्राउज़र को ओपन करने लगा हूँ। तो अब सर्वर से रन करने का मेथड क्या होता है, आपका सबसे पहले जैम्प सर्वर स्टार्टेड होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिए। इसके बाद आपने जाना है 127.0.0.1/। अब स्लैश लगा के आपका जो फोल्डर का नाम था वो आएगा, ठीक है। फिर स्लैश लगाएंगे। अब जिस फाइल को रन करना चाह रहे हैं वाया सर्वर, आप उस फाइल का नेम देंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या था, test.php। हम एंटर करेंगे तो अब देखिए कोड नज़र आ रहा है या आउटपुट नज़र आ रहा है, अब आउटपुट आ रहा है, पहले हमें कोड नज़र आ रहा था। सो स्टूडेंट्स, अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि बैकएंड प्रोग्रामिंग को रन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, क्यों सर्वर हमें चाहिए होता है, ठीक है, और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग को हम किस तरह से देख सकते हैं। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग विद एंड विदाउट सर्वर आपके पास आपके सिस्टम पे रन हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने एक HTML फाइल बनाई थी, हमने उसका नाम क्या रखा था, test.html, ठीक है, वो भी इसी फोल्डर में। तो देखिए स्टिल HTML का आउटपुट आ रहा है, बट अगर हम PHP को विदाउट सर्वर रन करते हैं तो उसका आउटपुट हमें नज़र नहीं आता, बल्कि उसका क्या नज़र आने लग जाता है, कोड। अच्छा, ये कोड नज़र आना भी ब्राउज़र पे वेरी करता है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे ना फाइल को, तो जिसका नया नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला फोल्डर था। अब मैं इसको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज में रन करूँ तो देखना क्या होता है, ये HTML है, ठीक है, और ये PHP को रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखिए, तो ये देखिए ये स्टिल आउटपुट में है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, सॉरी। पहले क्या होता था, जो इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला वर्जन था, उसमें जैसे ही हम PHP की फाइल को ओपन करते थे उसको डाउनलोड करवा देता, ठीक है।
तो आपको ये बात मेक श्योर होगी कि हमें PHP की फाइल को क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है वाया सर्वर। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी फेवरेट प्लेस होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन में, जिसको क्या कहा जाता है, फॉर्म। HTML बेसिकली आपकी बुक से इंस्पायर्ड है। किससे इंस्पायर्ड है? बुक से। बुक का कोई भी एक पेज हो सकता है, ठीक है। अब इन पेजेस का आपस में जोड़ना कहलाता है हाइपर लिंकिंग। क्या कहलाता है? हाइपर लिंकिंग। जैसे यहाँ पे अगर हम google.com को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं जीमेल पे, तो हमें उसका पेज नज़र आ जाता है और ये पेज आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे जीमेल पे क्लिक करने से ये जीमेल की तरफ नेविगेट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेजेस आपस में क्या हुए हुए हैं, बाइंड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्या हुए हुए हैं? बाइंड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक बुक के पेजेस आपस में क्या हुए होते हैं, बाइंड हुए होते हैं। अब बुक के एक पेज पे क्या हो सकता है? लेट्स सपोज ये एक बुक का पेज है, ये क्या है, एक बुक का पेज है। और इस पेज में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? आपको हेडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर हेडिंग के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है? पैराग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है, रैंडम। इस तरह से पैराग्राफ्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। कोई पिक्चर लगी हो सकती है, कोई क्या हो सकती है, रैंडम पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। कोई ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी हो सकती है, ऐसा ही है ना। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है किसी चीज़ की। वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक बुक में एक छोटा सा फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको आपसे कोई डिटेल इनपुट करने को कहा जाए, ठीक है। ये सारा कुछ आपकी बुक के एक पेज पे होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड है। जब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम एक ख़ास फॉर्म में बाइंड कर देते हैं तो वो हाइपर लिंक हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं लिंक्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है वेब पेजेस के अंदर, वेब पेजेस के अंदर जो ये फॉर्म है, ये वो जगह है जो डायनेमिक होती है हमेशा। कहीं पे अगर फॉर्म बना हुआ है तो फॉर्म के अंदर इनपुट होने वाला डाटा आपके बटन प्रेस करने पे, क्या करने पे, बटन प्रेस करने पे। अब बटन आमतौर पे आपने देखे होंगे, ये वाला बटन तो सब जानते होंगे, ये वाला बटन तो जानते होंगे, आपके नहीं जानते? ये वाला बटन सब लोग जानते होंगे। अब बेसिकली एक फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं, ये जो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टाइप्स। ये क्या है, इनपुट टाइप है, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट हो सकती है या पासवर्ड हो सकती है या इसी तरह की कुछ टेक्स्ट हो सकती है। अब सब अगर इनपुट टाइप सबमिट की बात करें, बटन क्या है, ये भी एक इनपुट टाइप है, यूजर इस पे इनपुट देता है, ठीक है। हर इनपुट टाइप का एक होता है नाम। क्या होता है, नाम।
अब इसका नाम मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं F1, यानी कि फील्ड 1। इसका नेम क्या है? F2। और इसका नेम क्या है? बटन को नाम देना चाह रहे हैं, दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी इनपुट टाइप्स होती हैं, जैसे रेडियो बटन। आपने देखा होगा आपके पास चेक बॉक्स भी एक इनपुट टाइप है जिसमें हम चेक लगाते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है? इनपुट टाइप्स हैं। और ये कुल मिला के बनता है एक, अगर हम इस सारे को इस तरह से मिलाएं तो ये क्या बन जाता है? एक फॉर्म। क्या बन जाता है? फॉर्म। अब फॉर्म का के पास क्या क्या कुछ होता है? फॉर्म के पास होता है मेथड। क्या होता है? फॉर्म के पास होता है एक्शन। क्या होता है? फॉर्म, फिर फॉर्म के पास क्या होता है? मेथड, और मेथड के बाद क्या होता है? एक्शन। और फिर हम इसको नाम भी दे सकते हैं। HTML में हर फील्ड को आप एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसको आप बुला सकते हैं किसी नाम से, उसको आप बुला सकते हैं किसी नाम से। अब जो मेथड होता है, जो एक्शन होता है, अच्छा एक्शन का मतलब क्या होता है? जो फॉर्म के एंड पे सबमिशन लगी हुई है, जैसे यहाँ पे लॉगिन है, जब कोई यहाँ पे डिटेल इनपुट करेगा तो कहाँ पे क्लिक करेगा? लॉगिन पे, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम देगा, यहाँ पे पासवर्ड देगा, यहाँ पे कैप्चा राइट करेगा और लॉगिन पे क्लिक कर देगा। अब यहाँ पे जो हमारा एक्शन रहने वाला है, एक्शन बताता है कि जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है। क्या बताता है एक्शन? व्हाट्स हैपन whenever सबमिशन, ठीक है। जब बटन पे क्लिक हो, जब कोई बटन हिट करे तो क्या होना चाहिए, ये कौन बताता है? एक्शन। और मेथड दो होते हैं। मेथड कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? गेट, और दूसरा कौन सा होता है? पोस्ट, ठीक है। और नाम, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हो, जेसन रख दें, इसका नाम जेसन पड़ जाएगा, जेसन नेम का फॉर्म है। लेकिन नाम मिलता जुलता हो तो अच्छी बात है, मिलता जुलता हो तो अच्छी बात है। कोड में करते वक्त आपको अगर 10 फॉर्म्स करने हैं तो आप जेसन, अशरफ, अली इस तरह के नाम रखेंगे फॉर्म्स के, आपको खुद हैंडल करने में मुश्किल होगी। आप उसकी जगह F_1, F_2, F_3, F_4, ठीक है। या आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, F_ADD एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। चलान फॉर्म का बना रहे हैं, F_CHL। तो आपको कोड करने में आसानी होगी जब आप उनके उसके नाम अप्रोप्रिएट रखेंगे, बिल्कुल उससे मिलते जुलते। हम बेसिकली सारा काम करने वाले हैं AI पे, ठीक है। तो मैं जस्ट उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ जो हमें वाया AI ज़रूरी है। अब AI को यूज़ करने के लिए और प्रॉम्प्ट से जो आने वाला आउटपुट है उसको हैंडल करने के लिए, अब एक बंदा जिसको यही नहीं पता कि PHP की फाइल बनानी कैसे और सर्वर पे रन कैसे करनी, AI उसको PHP का कोड दे भी देती है, उसके किसी काम आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो सर्वर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी इस काम के लिए। तो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग यही कहती है आपको कि आप जब भी प्रॉम्प्ट्स डालें, वेदर वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वेदर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम हो, आप जब भी फनल ट्यून करते हैं, आप वहाँ पे चैट GPT को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, तो आपको उसको ऑपरेट करने का मुकम्मल आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले वो सीख लें। वाया AI सीखना चाह रहे हैं, वाया AI सीख लें, ठीक है। वाया मेंटोर सीखना चाह रहे हैं, वाया मेंटोर सीख लें। वाया यूट्यूब सीखना चाह रहे हैं, वाया यूट्यूब सीख लें, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया फॉर्म के पास क्या मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। अच्छा, अगर TCS के ज़रिए एक डाक जाएगी तो वो रिसीव भी किसके ज़रिए होगी? TCS के ज़रिए। अगर एक डाक LCS के ज़रिए जाएगी, लिपर्ड कोरियर से जाएगी, तो वो रिसीव किससे होगी? लिपर्ड से होगी। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तान पोस्ट से डाक जाएगी तो वो रिसीव किससे होगी? अब फॉर्म में हमने सब कुछ लिख दिया।
हमने सबमिट कर दिया, जैसे ही सबमिट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, एक्शन। लेकिन ये सारा फील्ड्स का डाटा रैप अप होगा, क्या होगा, रैप अप होगा, इसके पैकेट बनेंगे, ठीक है। अब वो मूव किसकी फॉर्म में होने हैं, या गेट की या पोस्ट की। अगर यहां से गेट से मूव किए गए हैं तो आगे से रिसीव भी गेट से ही करेंगे, और अगर यहाँ पे पोस्ट से मूव किए गए हैं तो रिसीव भी किससे करेंगे, पोस्ट से। अब रिसीव कौन करता है, रिसीव हमेशा सर्वर साइड करती है, जैसे हमारे केस में सर्वर साइड क्या है, PHP में है। तो अब HTML से जो डाटा होता है वो कभी भी प्रोसेस नहीं किया जा सकता, HTML कभी भी नहीं कर सकती 2+2 कितने होते हैं। इसके लिए हमें प्रोसेसिंग किसी भी टाइप की हो, प्रोसेसिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग लॉजिकल हो, प्रोसेसिंग किसी फाइल को पकड़ के किसी दूसरी फाइल में स्टोर करना हो, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सर्वर साइड। क्या चाहिए होता है, सर्वर साइड। अब HTML ने तो हमें जस्ट ये फॉर्म बना के देने हैं, क्या करके देना है, फॉर्म बना के देना है, जो खूबसूरत आप बना लें, हल्का बना लें। HTML को अगर मेकअप करें ना थोड़ा सा, तो उसको हम कहते हैं CSS। क्या कहते हैं, CSS। CSS क्या क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ये क्या काम करती है स्टाइल शीट, जो डेटा होता है आपके पेज पे अपेयर होने वाला ना, जो HTML का आपका जितना पेज होता है उसको बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से सजा संवार के यूजर को प्रेजेंट करती है। ये काम किसका है, CSS का। यानी कि HTML को मेकअप करने का नाम क्या है, CSS। जरा और अच्छा मेकअप करना चाह रहे हैं, जो हर यूजर को उसके लिहाज से दिखे, हर यूजर को उसके लिहाज से दिखे। यानी कि अगर आप कभी वेबसाइट मोबाइल पे देख रहे हैं तो खुद से छोटी हो जाए, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो खुद से अपने आप को एक्सपेंड करे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। और अगर आप उसको थोड़ा सा वो एनिमेट वाला शशका डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो CSS से भी डल जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, जैसे jQuery होगी, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात चलती है फॉर्म से। फॉर्म का हम जान चुके हैं, हमारे पास इनपुट टाइप है। अब यहाँ से जो इनपुट टाइप्स का नाम है, जैसे F1 है, इनपुट टाइप पहली क्या है, F1, दूसरी F2, तीसरी F3। ये जब डाटा पोस्ट से आगे जाएगा तो रिसीव किया जाएगा, तो वहां पे भी पूछा जाएगा कि F1 से क्या आया वो दे दो, फिर पूछा जाएगा F2 से जो आया वो दे दो, फिर पूछा जाएगा F3 से जो आया है वो दे दो। यहां तक बात है आर्किटेक्चर लर्निंग। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। मेरा कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ChatGPT से, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म जिसमें आपका नाम और आपके फादर का नेम, आपका नेम और आपके फादर का नेम, मैं यूज़र से प्रॉम्प्ट इनपुट लेना चाह रहा हूँ और उसको स्टोर करना चाह रहा हूँ किसमें, एक टेक्स्ट फाइल में। उसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ एक टेक्स्ट फाइल में। कोड, ChatGPT को मैं क्या कह रहा हूँ, कोड। कोड करो, क्या कोड करना है, an HTML form contain two input types, one for name, ठीक है, and one for father name, store input details into a text file using PHP, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास HTML का फॉर्म डिज़ाइन हो गया और यहाँ पे हमारे पास PHP का स्क्रिप्ट डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे आप जस्ट एक इसको नोट डाउन कर लें और एक इसको, ठीक है। तो कितनी फाइल्स बनानी पड़ेंगी, दो, ठीक है। तो हम
PHPS में तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है कि अगर मैं इसको सर्वर साइड पे ही जाऊं डायरेक्ट, यानी कि CXAMPP और htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर बना लूं? क्या नाम रखेंगे फ़ोल्डर का? हम इसका नाम रख देते हैं लर्न। ठीक है, इस फोल्डर में हम 2 फाइल्स बनाएंगे। एक फाइल उसने क्या कहा है, क्या नाम रखो उसका? form.html। और दूसरा उसने हमें क्या कहा है, क्या नाम रखो? save_data.php। ठीक है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे सीखे हैं वही सारे कॉन्सेप्ट हम उनको क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, form.html के अंदर हम कौन सा कोड रख देंगे? ये यहाँ से कॉपी कोड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम फाइल को क्या करेंगे, हमेशा सेव। ठीक है, फिर हम सेव data.php की तरफ जाते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करते हैं और यहाँ पे हम कौन सा देंगे कोड? अब PHP वाला। सेव कर देंगे। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, PHP। इसको हम डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। क्या करेंगे इसको रन करने के लिए? सर्वर साइड को यूज़ करेंगे। हमारा सर्वर साइड का लोकल IP क्या होता है, जिसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं? 127.0.0.1। किस नाम से फोल्डर बनाया आपने? LEARN, लर्न। ठीक है, हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल आ गई form.html एंड savedata.php। अगर हम यहाँ पे फोल्डर नेम के बाद फाइल का नाम भी लिख दें तो हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाता है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमने कितनी फाइल्स बनाई हैं फोल्डर में, देख लें कितनी है? दो दो ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा ब्राउज़र की तरफ नेविगेट करते हैं। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे हम फादर नेम दे देते हैं। ठीक है, रैंडमली किसी स्टूडेंट का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या लिखा आता है? डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम फोल्डर में जाते हैं। अब कितनी फाइल पड़ी हुई है फोल्डर में? और अगर हम इस फाइल को ओपन करके देखें तो इसमें डिटेल्स नज़र आ रही हैं जो इनपुट की गई थी, स्टोर हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मैसेज रीनेम कर सकते हैं। मैसेज को क्या रीनेम करना है? हम मैसेज दिखाते ही नहीं, हम गूगल पे नेविगेट करवा देते हैं या किसी वेबसाइट पे यूज़र को नेविगेट करवा देते हैं। तो अब चैट जीपीटी, जस्ट लिसन टू मी, चैट जीपीटी बेसिकली चैट है। क्या है? चैट है। इसको जब हम एक, लेट सपोज आपका एक दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हैं शर्ट के बारे में, आप उसको कहते हैं कि ये शर्ट है, ठीक है, और इसका कलर ब्लू है। अब आप नेक्स्ट उसे क्या बताएंगे कि यार मैं सोच रहा हूँ इसके ना जो बटन्स हैं वो रेड कलर के करवा दूँ। बटन्स क्या करवा दूँ? रेड कलर के। आप उसको हर बार स्टार्ट से नहीं बताएंगे कि ये शर्ट है, इसका कलर ब्लू है और मैं सोच रहा हूँ इसके बटन रेड करवा दूँ। ठीक है, आपका अगला प्रॉम्प्ट जस्ट ऐसे ही है जैसे हम ह्यूमंस चैट कर रहे होते। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इन फील्ड्स के अंदर हम लिखते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जो डाटा है ना, यही था हमारा, ये ना लिखा है, बल्कि जैसे ही यूज़र इसमें डाटा एंटर करे, ठीक है, वो रीडायरेक्ट हो जाए किसी वेबसाइट पे, रीडायरेक्ट हो जाए किसी वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे देखिए हम रीडायरेक्शन करवाते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी को क्या कहेंगे?
यहाँ पे हम इसको कहेंगे अब वो उसको पता है कि मैंने जस्ट इसको चेंज किस में करना है, प्रोसेसिंग का काम किसके जिम्मे है, सर्वर साइड के। अब उसने हमें HTML वैसे रहने दी, HTML का कोड नहीं दिया, अब किसका दिया है, PHP का। मैं PHP का ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ये वाला कोड है जो, ठीक है। अब या तो इस फाइल को डिलीट कर दूं या इसको एडिट करके पहले वाला कोड रिमूव करके नए वाला डाल दूं, ठीक है। तो मैं पहले वाले को एडिट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ फाइल ओपन ही है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाला कोड डिलीट किया और ये नए वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। नए वाला पेस्ट करने के बाद फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद अभी हम अपने किसी स्टूडेंट का नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, एहसाम जी, ठीक है, एहसाम ही है ना, एहसान, एहसान, ओके। ठीक है, अब वो किस पे रीडायरेक्ट हो गया, गूगल पे। ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं, सेव हो गया। बट यहां पे मैं रुकता नहीं, मैं थोड़ी और डिटेल लोग करता हूं विजिटर की। मैं क्या कहता हूं, IP, टाइम जब उसने विजिट किया, ठीक है, लोकेशन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए लाइब्रेरीज इंक्लूड होंगी, थोड़ा कोड कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। उसमें API एक यूज़ होती है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विजिटर IP और टाइम, ठीक है, हम उसको क्या कह रहे हैं कि एक और फीचर ऐड कर दो, विजिटर IP और टाइम भी स्टोर करो। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से कोड हो रहा है। अब यहाँ पे गूगल रीडायरेक्शन वाली हमारी पुरानी बात वैसे ही उसको पता है। अब अगला जो कोड आ रहा है प्रोडक्ट का वो उससे नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद इसको पुराने कोड को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, नया वाला कोड डाल देंगे, ठीक है। सेव करेंगे। अब देखिए ये हमारा पेज, ठीक है। हम यहाँ से बैक जाएंगे, योर गुड नेम, okay, now see what's in the text file. We have time as well, ठीक है, एग्जैक्टली। लोकेशन किसी भी IP से दो तरह से निकलती है, किसी भी विजिटर की लोकेशन दो तरह की होती है आजकल। एक होती है GPS वाली,
जो सही एक्यूरेट लोकेशन होती है, और एक होती है आईपी वाली, ठीक है। आईपी की तकसीम हमारे यहाँ बिल्कुल सेट नहीं हुई भी, हम यहाँ का आईपी चेक करेंगे, लोकेशन आ रही होगी अनदर सिटी की, आईपी से लोकेशन रिजॉल्व करेंगे। बट अगर हम लोकेशन को इस तरह से करें कि हम वाया जीपीएस लें, वाया जीपीएस, उसमें ये यूजर को प्रॉम्प्ट डाल देगा कि वो ब्राउजर पे नहीं लिखा आ जाता अक्सर अलाउ करनी है अपनी लोकेशन के नहीं करनी, ठीक है, ये वो कह देगा एज वेल स्टोर लोकेशन बट जीपीएस लोकेशन, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास अगेन कोड आ चुका है, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वही काम करेंगे। देखें अब मैं जो कोड कर रहा हूँ या मैं जितनी वर्किंग कर रहा हूँ, मैं कितना स्ट्रीमलाइन में सेट हो चुका हूँ चैट जीपीटी के साथ, ठीक है। अभी जस्ट शुरू में आर्किटेक्चर सीखा, आर्किटेक्चर सीखने के बाद अब मैं उसको एक एक बात बताता जाऊंगा, तो वो मेरी मर्जी की चीज़ें उसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम कोई शॉपिंग साइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, आगे से आगे उसको पॉइंट्स देते जाएंगे। तो चाहे हम गेमिंग डिज़ाइन करें, चाहे हम एआई के ज़रिए कुछ भी डिज़ाइन करें, ठीक है। इसी तरह पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड भी हमारे पास एआई मौजूद है जो हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके देती है, ठीक है। सम अदर डे विल परफॉर्म, ठीक है। लेकिन अभी आप ये वाला देख लो, ये वाला सीख लो, ठीक है। इसके बाद हम उसके लिए मूव करेंगे। अब फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ कोड को। कोड को सेव करने के बाद दोबारा से हम आते हैं अपने पेज पे। मैं कोड देख लूँ, सेव हो चुका है जी, हो चुका है, ठीक है। पेज रिफ्रेश करेंगे ताकि उस पर नई कोड का जो असरात हैं वो आ जाए। अब यहाँ पे हम रैंडम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट। अब अगर मैं अलो करूँगा तो ये हमारी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ से ले जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज वी अलो, ठीक है। अब हमने अलो कर दिया उसे। अभी अगर आप विजिट करते हैं और आपको यहाँ पे लोकेशन नहीं दिखाई देती है, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है, या तो आपकी लोकेशन अलो नहीं हुई, दूसरा आप लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं, दूसरा आप लोकल होस्ट को यूज़ करें। तो अभी आप उस सिनेरियो में ना जाएं। हम PHP से जो जो यूज़र डिटेल ग्रैब कर सकते हैं, जो जो यूज़र डिटेल ग्रैब कर सकते हैं विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरेक्शन का पता है ना कि वो या तो क्लिक करे या एंटर करे या खुद कुछ लिखे, हम जस्ट विजिट करें और हम जो डिटेल्स गैदर कर सकते हैं। ये बेसिकली लॉगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉगर। ये डिफरेंट वेबसाइट्स लॉगर्स को क्यों यूज़ करती हैं कि अपॉन विजिट वो यूज़र की डिटेल्स को ट्रैक कर सकें कि कोई मलिशियस एक्टर जो है वो जैसे ही सर्वर पे अगर आता भी है तो उनके पास अलग से एक डिटेल्स का चार्टर बना हुआ हो कि फलां 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 विजिट्स हुए थे और इस टाइम में हुए थे, जिसको फर्दर वो एनालाइज कर सके। वैसे तो हर सर्वर पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में विजिटर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को और एनहेंस करने के लिए वो क्या करती हैं, लॉगर्स को भी कोड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास हमने लोकेशन को कैप्चर करने की कोशिश की, हमने कुछ डिटेल्स को गैदर करने की कोशिश की, ठीक है। अभी लेट्स सपोज हमारे पास कितनी डिटेल्स हैं, अगर हम प्रीवियस कोड के लिए जाएं लोकेशन से पहले, तो हमारे पास आईपी है और टाइम है और हमारे पास नेम है और हमारे पास नेम एंड फादर नेम। अब हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, और प्रोफेशनल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपका ज़ैम्प में MySQL क्या होना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही 1 to 7, लेकिन स्लैश लगा के क्या लिखेंगे, PHP my admin। अब
अब यहाँ पे PHP MyAdmin हमारे सामने आ जाएगा विद इन मिनट्स। तो थोड़ा सा वेट करें, कुछ लोगों के पास ये जल्दी लोड हो जाएगा, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये लोड हो जाता है। और ये गूगल पे जाके मत लिखिए 127.0.0.1, आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसको, डायरेक्ट ब्राउजर की एड्रेस बार के अंदर लिखिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन करने का ऑप्शन है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझिए, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहूँ तो मैं इसको चैट GPT से भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसी डेटाबेस को, ठीक है। इसी डेटाबेस को मैं चैट GPT के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि चैट GPT को एक प्रॉम्प्ट दूँ, वो मुझे खुद क्यूरी देगी कि बस वहाँ जाके ये पेस्ट कर दो, क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। बट पहले मैनुअल आर्किटेक्चर देख लो। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, एक डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे? हम रख देते हैं वर्क, ठीक है। डेटाबेस कलेक्शन होता है डिफरेंट, डेटाबेस किसकी कलेक्शन होता है? मल्टीपल एंटिटीज डिफरेंट टेबल्स की, ठीक है। टेबल्स के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, डिफरेंट एंटिटीज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल का नाम रखेंगे, ठीक है। तो यूज़र्स के नेम से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम कितने रहेंगे? कॉलम एक में डिटेल आ गई, टाइम एक में डिटेल आ गई, चारों किसकी? IP की। एक में डिटेल आ गई फादर्स नेम की, और एक में आ गई। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, ठीक है। हम कितने बनाएंगे? 5। कितने बनाएंगे? 5। पहला कॉलम दे देंगे ID का कि 1 2 3 4 5 6, डिटेल को नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट करेंगे, 5 नंबर का टेबल बना रहे हैं हम। कितने नंबर का? 5, ठीक है। अब ये 5 कॉलम्स का, पहले का नाम तो सीधा क्या गया? ID, दूसरे का नाम नेम, तीसरे का नाम, ठीक है। स्पेस पसंद नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में स्पेस अच्छा नहीं है, बिकॉज स्पेस इटसेल्फ एक करेक्टर है, ठीक है। अब इसको जितना इग्नोर करेंगे आपका कोड उतना अच्छा हो, ठीक है। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं देते, अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है। अगर अंडरस्कोर नहीं लगा रहे आप, फर्स्ट का F कैपिटल लिख दो, नेम का N कैपिटल लिख दो, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नेम के बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास क्या है? अगर लोकेशन होती तो क्या लिख? लोकेशन। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देते, ठीक है। अब देखिए, ID तो रहेगी हमेशा इंटीजर टाइप की, और इसको हम लगा देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, AI। क्या लगा दिया? ऑटो इंक्रीमेंट के। ये हमने तुझे देनी ही नहीं है डिटेल, पहली अगर 1 है तो दूसरी खुद ब खुद तूने 2 कर देनी है, तीसरी खुद ब खुद 3 कर देनी है। इसको क्या कहते हैं? ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, नेम क्या है? टेक्स्ट टाइप का होता है, ठीक है। हम इसको वेरिएबल कैरेक्टर कह देते हैं, क्योंकि हो सकता है इलोन मस्क का बेटा विजिट कर ले, ठीक है। तो उसका जो नाम है, उसका जो नाम है वो एक ह्यूमंस वाला नेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसका वेरिएबल प्लस कैरेक्टर रख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं फादर नेम के लिए। तो फादर नेम को भी हम varchar रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे उसका बेटा विजिट कर ले, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? IP। तो IP हमारा किस फॉर्म में आएगा? varchar में। क्यों? ये हम इसको न्यूमेरिक टाइप दे सकते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके बाद हम टाइम को क्या कहेंगे? इसको भी क्या कर देंगे? varchar। अच्छा, डेटाबेस टाइप्स में ना ये इन डाटा टाइप्स में एक चीज़ याद रखिए, सम डाटा टाइप्स ऐसी हैं जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। टिल टू आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तक हम जा सकते हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए ना। तो जैसे हमने फ्लोट्स पढ़े होंगे आपने सी के अंदर, अगर आपने देखा हो तो हमने एक फ्लोट नेम की डाटा टाइप पढ़ी होगी, जो स्पेसिफिकली फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए हमें हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पे मैंने ID लिया, नेम लिया, फादर नेम लिया, IP लिया और टाइम ले लिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इनकी लेंथ दे रहा हूँ,
कितनी दे दूँ, 100 दे दो, ठीक है, इसकी 15 दे दो, इसकी 15 दे दो, ठीक है, टाइम की 60 दे दो या 30 काफ़ी है, ठीक है, और आईपी की भी ठीक है, ये इनकी लेंथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव लिखा हुआ है यहाँ पे, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा टेबल बन गया है और ये हमारा टेबल नज़र आ रहा है हमें, ये हमारा टेबल नज़र आ रहा है और इसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं है, ये खाली है। अब पहले जो डाटा टेक्स्ट फाइल में राइट हो रहा था वो अब किस में राइट करवाना है हमने, इसके डेटाबेस के अंदर। अच्छा, मैंने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड यूज़र नेम लगाया? अच्छा, बेसिकली वेब एप्लीकेशन को समझिए। अब ये एक फॉर्म था, ये क्या था, एक फॉर्म था। अब इस फॉर्म के ऊपर जो मैंने आपको सारी थ्योरी इसकी समझाई, अगर मैं इसको क्या करूं, सेलेक्ट करूं और इसको कह दूं ये क्या है, एक ये क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करती है? वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान एक चीज़ बनती है जिसे क्या कहते हैं, कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हमें कुछ ख़ास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। डेटाबेस का सर्वर कौन सा है, उसका एड्रेस चाहिए होता है, तो हमारे केस में उसका आईपी एड्रेस रहेगा लोकल होस्ट वाला, क्योंकि हम अपने ही सिस्टम में डेटाबेस सर्वर यूज़ करें, तो उसका आईपी क्या होगा, 127.0.0.1। उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, हमने उसको एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड दिया है? नहीं दिया, इट मीन्स पासवर्ड तो उसका नल है, यानी कि है ही। यूज़र नेम तो कोई तो होगा, तो यूज़र नेम आप देखने के लिए जैम्प में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये यूज़र नेम लिखा होता है, क्या है इसका यूज़र नेम, क्या बनेगा, लोकल होस्ट को कौन यूज़ कर रहा है, रूट। जैसे हम काली लिखते हैं तो काली एट काली लिखा आता है ना, कि काली को काली यूज़र यूज़ कर रहा है। रूट एट काली कब लिखा आता है, कि काली को रूट यूज़र यूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पे रूट लिखा हुआ तो हमारा यूज़र नेम क्या हुआ, रूट, ठीक है। फिर हमें बताना होता है कि कौन से डेटाबेस के साथ, इसमें काफ़ी सारे डेटाबेसेस होते हैं ना PHP माई एडमिन में। हमने कौन सा बनाया अभी, वर्क के नेम से, वर्क के नेम से हमने एक बनाया और उसके अंदर टेबल क्या है, यूजर्स का। तो हम ये बताएंगे कि डेटाबेस कौन सा और टेबल कौन से में डाटा इंजेक्ट करना है। तो पहले कनेक्शन के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड और तीन चीज़ें चाहिए होंगी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड आईपी एड्रेस ऑफ द डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो अब हम उसके लिए चलते हैं, इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, डू नॉट स्टोर लोकेशन बट ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है, ऑल अदर डिटेल्स। अब ये बताओ मैनुअल करना है कि प्रॉम्प्ट के जरिए करवाऊँ? अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉम्प्ट से कोड करवाऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा सीधा डेटाबेस में। कहो तो मैं उसको ऐसे ऐड करवा देता हूँ कि जहाँ पे यूज़र नेम डालना है, जहाँ पे पासवर्ड डालना है, वो प्लेसेस खुद से एडिट कर लेता हूँ। किस तरह से करके दूँ बताएं? मैनुअल कर दूँ? ओके, डू नॉट स्टोर लोकेशन बट ऑल अदर डिटेल्स लाइक, कौन कौन सी, नेम। अच्छा, अब इनको ना सिंगल कोट में करते जाओ, ठीक है, नेम, ताकि ये अलग अलग दिखें और प्यारा दिखें। प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज लिखोगे रिजल्ट उतना मजे का आएगा, ठीक है। अब नेम आ गया, दूसरा हमारा प्रॉम्प्ट में क्या है, फादर नेम। अच्छा, और ये सीक्वेंस से दो, ये सीक्वेंस से दो। आईपी क्या है, और टाइम को टाइम स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रिसाइज करना है चीज़ को, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प, ये चीज़ें
स्टोर करनी है। आई एम यूजिंग डेटाबेस बताएंगे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, PHP माई एडमिन, ठीक है, ऑन XAMPP, ठीक है। ये आ गया। उसने भी टेबल बना के दिया वैसे। वो तो देगा ही ना, क्योंकि जब हम उससे 1 से 2 मिनट बात कर लेते हैं ना, वो हमारे जो लर्निंग आर्किटेक्चर है ना उसको भी समझने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट इस कोड को कॉपी करूँगा ताकि एरर्स, देखिए एरर्स सबसे क्यूट चीज़ है। एरर्स आएंगे, एरर आना बड़ी नेमत होती है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एरर ना आना और फंक्शनैलिटी का भी सही ना चलना ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। क्यों, आपको इसमें दिखाई नहीं ना दे रहा मसला कहाँ आ रहा है, तो आपको डिबग करना पड़ता है, एक एक लाइन को डिबग करना पड़ता है, थोड़ा टफ हो जाता है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड की जानिब। ये पहले वाला इरेज कर दूँ, ठीक है, तो कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट कर देंगे, इसको कंट्रोल वी करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए उसने हमें कहा है कि डेटाबेस क्या रहेगा, लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट की जगह हम अपना आईपी डाल दें, ठीक है। क्या आईपी है हमारा, 7.0। अब मैंने उसको बताया था कि मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि PHP माई एडमिन में बाई डिफॉल्ट यूज़र का नाम रूट होता है और पासवर्ड क्या होता है, नल होता है। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ ना कि आई एम यूजिंग माई SQL इन लाइनक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे रूट कर देगा और पासवर्ड को नहीं, उसका रूट का पासवर्ड होता है, या मेरे या टोर होता था पहले TOR, लेकिन अब मेरे ख्याल से डिफरेंट होता है, वो भी हम करके देखते हैं, ठीक है। उसका पासवर्ड भी रूट होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस यूजर डाटा DB। अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस किस नाम से बनाया हुआ है, वर्क के नेम से डेटाबेस बनाया हुआ है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं, आईपी, यूजर नेम डेटाबेस सर्वर का पासवर्ड और नेम। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि जो कनेक्शन है प्रिपेयर कर लो। अब इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, फादर नेम, आईपी एड्रेस, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस और टाइम स्टैम्प, जबकि हमारे टेबल में नाम क्या है, ठीक है। ये पहले उसने दो डबल लाइन डिफाइन की हुई है। अब ये जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज आके ऐड हो जानी है, खुद ही ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे जो यूजर एंटर करेगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह लग जाएंगी, लेकिन ये यूजर्स का जो टेबल है, टेबल का नाम क्या है हमारा, यूजर है या यूजर्स है, हम्म? अगर हम यूजर, हमारे टेबल का नाम यूजर है तो काम हो जाएगा, यूजर्स है तो, अगर यूजर है तो काम नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने टेबल का नाम दोबारा देख लेते हैं, क्या है, यूजर्स है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, पहले कॉलम का नाम क्या है, यार देख लो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये लो आईडी तो हमने देना ही नहीं है, वो खुद से लग जाएगा। उसके बाद नेम ही आता नेम, फादर अंडरस्कोर नेम, आईपी टाइम, नेम फादर अंडरस्कोर नेम है, आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी ओके, एंड देन टाइम, ओके। यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया।
जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर पोस्ट मेथड से डाटा वहां से निकलेगा, फॉर्म से डाटा किस मेथड से निकल रहा है, रिसीव किससे कर रहा है वो पीएचपी में, पोस्ट से। वो कह रहा है कि नेम का, ये जिसके साथ डॉलर साइन लगा होता है ना पीएचपी में, वो वेरिएबल होता है कि नेम को किस में डाल दो, नेम नाम के वेरिएबल में। जो फादर नेम है उसको किस में डाल दो, अगर वहां पे हमने फादर नेम इकट्ठा लिखा होता, इसका नाम क्या रखा होता फील्ड का, ये देखें फॉर्म वाली फील्ड है ना, इसका नाम हमने फादर अंडरस्कोर नेम रखा हुआ है। अगर ऐसा ही है, अगर इस फील्ड का नाम हमने फादर नेम लिखा होता, अंडरस्कोर ना होता दरमियान में, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखते फादर नेम के, तुझे फादर नेम के नेम से डाटा आएगा, जो उधर है वो भी वही इधर है। कोड की एनालाइजेशन जो है थोड़ी सी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टफ होती है, बट जब हम इसको सीख जाते हैं, टोटल 4 ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑपरेशन सीखो, प्रॉम्प्टिंग सीखो, और इसके साथ सीखो कि वेक्टर को डिज़ाइन कैसे करना है ना, ग्राफिक्स उसके साथ कैसे बाइंड करने हैं। जब 3 चीज़ें मिक्सअप होंगी ना, तो तब आप एक डेवलपर कहलाए, ठीक है। और आज की एज में अगर हम आज बात कर रहे हैं, तो डेवलपर बनने के लिए वो वाली कोडिंग के साथ ये वाली चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ नो कंपनी जो आपको ये कहेगी कि तुम मुझे 15 दिन में खुद से कोड करके दो। कोई है कंपनी? हर कोई कहता है ना कि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन फौरी हो जाए, ठीक है, ताकि वो ज़िंदगी में किसी अगले प्रॉब्लम पे अपना हाथ डाल सके। ऐसा ही है। तो अभी यहाँ पे हम इस कोड को करते हैं सेव। अभी हमने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, किसको छेड़ा है? सिर्फ ये डाटाबेस वाले को, ठीक है। बाकी को हमने जस्ट समझा है, ठीक है। हमने दोनों फाइल्स को सेव किया, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो ये हमारा पेज है, ठीक है। पेज को रिफ्रेश कर लेंगे बिकॉज हमने इसका कोड चेंज कर दिया, तो वापस गूगल पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रैंडम डिटेल्स इनपुट कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब डाटा किस में जाना है? टेक्स्ट फाइल में नहीं, डेटाबेस में, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे अभी तक कोई डाटा शो नहीं हो रहा, ऐसे ही है। अब रिफ्रेश करें इसको, आया कि नहीं डाटा? ठीक है। सो हियर यू गो। बस इतना आसान होता है डाटाबेस में डाटा डालना। अब इसको हम यहाँ पे भी नहीं छोड़ते, हम इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन के अंदर एक पूरा जो हमारा सेशन है वो रिकॉर्ड हो जाए। अब मैं चलता हूँ टेम्पलेट की तरफ। किसकी तरफ? टेम्पलेट की तरफ। तो मैं इंटरनेट से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कल किया था डाउनलोड, वैसे आपके लिए लाइव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मसला नहीं हो। अब यहाँ पे देखो, ये वाले टैब्स मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं। टेम्पलेट ज़्यादा डिजाइनिंग वाला डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। तो आप मेकअप जस्ट वो बाय करें जो आपको यूज़ करना आता है। अगर आपको दुनिया के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सारे दे दिया जाए, आप फिर भी भूत बन के बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपको यूज़ करना नहीं आता है ना। तो आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन पेज टेम्पलेट HTML और CSS में, बस ये 2 टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री फ्रंट एंड में चले जाएं। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट उठाता हूँ। याद रखिए टेम्पलेट की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, ठीक है, कि कौन सी है। ये वाला कौन सा है? अब ये 7 पग लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। आगे आओ, ये कौन सा है? HTML CSS है। मैं ये वाला डाउनलोड कर। अब जब भी किसी टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं किसी अच्छे सोर्स से, ठीक है, तो होता क्या है कि उसके अंदर ना आपको 2 फाइल्स मिलती हैं। ये जिप फाइल आ गई है मेरे पास कोड पेन की, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू कर लेता हूँ, यस करता हूँ, यस टू आल, ठीक हो गया। अब जब हम इसको, ये क्या, ये दूसरा उसने हैकर वाला दे दिया, ये वाला नहीं चाहिए हमें, कोड पेन वाला दूसरा चाहिए। तो हम उसको देखते हैं। तो ये मेरे पास देखिए ये फॉर्म आ चुका है। अगर आप डिस्ट में देखें, यहाँ पे डिस्ट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, SRC का मतलब क्या है? सोर्स।
तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो फाइनल टेम्पलेट है वो पड़ा होता है। आपको पता है हम किसी भी फ्रंट एंड फाइल को डबल क्लिक करके रन करके देख सकते हैं, उसके लिए सर्वर साइड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का है। ठीक है, अब हमने इसको अपनी जो हमारी वो वाली PHP पड़ी हुई है ना, वो हमने इसके साथ बाइंड करवानी है। किसके साथ बाइंड करवानी है? इसके साथ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है सोर्स के अंदर से, किसके अंदर से? सोर्स के अंदर से। मैं टेम्पलेट में चला जाता हूँ, ये सोर्स वाला जो डिस्ट वाला जो फोल्डर है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसमें से ये दोनों फाइल्स कॉपी कर लूँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ओके। और मैं कहाँ आ जाता हूँ, हमारा कौन सा फोल्डर चल रहा है इधर सर्वर की डायरेक्टरी में? सी XAMPP htdocs में वर्क लर्न, ओके। उस फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे इन फाइल्स को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं एडिटर ज़रा रेडी कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको ओके। सो यहाँ पे मैंने सारी टैब्स इसलिए क्लोज किए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी मुझे उसने जो फाइल दी है वो इंडेक्स फाइल है, ठीक है, जो उसमें आई थी टेम्पलेट में। एक तो मैं इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। इस कोड को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बुलाएं। कॉन्सेप्ट वही रखने हैं जो मैंने बताए हैं, बस वही उतने काफ़ी हैं, ठीक है। अब दूसरी फाइल कौन सी है हमारी PHP वाली, ये हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे काम का सेक्शन कौन सा है इस पेज में, बताओ? लॉगिन फॉर्म का। फॉर्म PHP कौन सा? फॉर्म का। ये हमें मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फॉर्म का सेक्शन। हमने हर फील्ड को क्या देना होता है? एक फॉर्म नाम देना होता है। तो हमारे याद करो पहले में क्या नाम था उसका, ये छोड़ो कि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है, ये बताओ कि उसमें हमारी फील्ड का नाम क्या था? पहली फील्ड क्या थी? नेम। दूसरी क्या थी? अंडरस्कोर नेम, फिर IP फिर टाइम। यहाँ पे हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं? 2। हमने 2 के लिए जाना है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों वाली प्रैक्टिस करते हैं। तो पहली इनपुट टाइप को क्या नाम दे देते हैं? वही सेम नाम दे दो। क्या नाम दिया हुआ था? नेम। अब जब ये डाटा आगे जाएगा तो पूछा जाएगा नेम की फील्ड के नाम से कोई डाटा आया, क्योंकि उधर भी नेम बताया हुआ है, ठीक है। और दूसरी पासवर्ड की फील्ड का नाम क्या रखेंगे? क्यों पास रखेंगे? सर यहाँ फादर नेम का फादर अंडरस्कोर नेम। अब अंदर उसके पासवर्ड ही पड़ा होगा, लेकिन फील्ड का नाम क्या है? फादर नेम। उससे ये पूछा जाएगा जब फादर नेम से कोई चीज़ आई है, वो कहेगा हाँ आई है, वो कहेगा ठीक है दे दो। अगर हम इसका नाम यहाँ पे पास रख देते हैं तो आगे तो रिसीविंग हो ही नहीं रही पास के नेम से, PHP नहीं ना रिसीव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 फील्ड्स के नाम हमेशा कोट में लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या करेंगे? सेव कर देंगे। अब आ जाएंगे इधर PHP की तरफ, ठीक है जी। ये तो कनेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे डाटा रिसीविंग पोस्ट से हो रही है, ठीक है। सबसे पहले नेम रिसीव हो गया, फादर नेम रिसीव हो गया, IP एड्रेस आ रहा है।
कहाँ आ रहा है नए टेम्पलेट में आपका HTML में नहीं, उसमें आपने आई कुछ नहीं, ऐसा IP किया? ऑप्शन नहीं है, हाँ, उसमें ऑप्शन नहीं आई। नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये IP एड्रेस वगैरह रिसीव हो रहा है, इसको क्या कर देंगे, लाइन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दूसरी लाइन जो है हमारी टाइम स्टैम्प वाली आ रही है, नहीं आ रही, अभी हमने जस्ट लॉगिन फॉर्म के इक्वल करना है, 2 फील्ड्स हैं बस, 2 ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पे दूसरी लाइन कौन सी हटाएंगे, ये वाली, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंसर्ट इनटू यूजर्स हो रहा है, अब हम एक और टेबल बना लें, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अच्छा हम एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से न्यू पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस सेम रख रहा हूं मैं, वर्क के अंदर ही एक और टेबल बना रहा हूँ, 20 टेबल बनाए जा सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब टेबल का पहला फील्ड तो हमारा रह गया, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या है, पासवर्ड। यूजर नेम क्या रहेगा, वारचार कर दो, क्या कर दो, वारचार कर दो, और पासवर्ड आईडी जो है इंटीजर रहेगी और ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो। ठीक है, क्योंकि हम वो उधर से नहीं भेज रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम कितना लगा दो, 20 का कर दो या 15 का कर दो। ठीक है, पासवर्ड भी 15 का कर दो, लेंथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव, सेव पे क्लिक करेंगे। वो क्या कह रहा है, टेबल का नाम तो रख लो, तो टेबल का नाम क्या रखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, हो गया, टेबल बन गया। कितनी फील्ड्स हैं, 3। कोड की तरफ चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया और पासवर्ड किस में ले लिया, मैंने फादर नेम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू के आगे क्या लिखेंगे, यूजर्स की जगह टेबल का नाम क्या आएगा, क्या नाम है टेबल का, लॉगिन। पहली फील्ड का नाम क्या है, आईडी छोड़ देंगे, दूसरी का नाम क्या है, हाँ, और उससे अगली फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे डाटाबेस वाली फील्ड के नाम आने हैं। इंसर्ट इनटू जब भी लगता है ये सीक्वल की क्यूरी है, ये क्या है, सीक्वल है, तो उससे आगे हमेशा टेबल का नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पासवर्ड। ठीक है, आगे आईपी देना है, जा रहा है आईपी, नहीं है इस टेबल में, है ही नहीं ना, तो यहाँ से क्या करो, उड़ाओ इसको। ठीक है, इसको बैक जाने दो, ये सिंगल कोट भी यहाँ से उड़ा दो, यो सॉरी कोमा। अब क्वेश्चन मार्क कितने रहने चाहिए, 2, बाकी कितने गए, 2 गए। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट की आपने, कोमा 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 आखिरी वाले पे नहीं होता है, आखिरी वाले पे नहीं होता, तो आखिरी वाले पे नहीं होगा। इस चीज को नोट किया, नहीं समझे, ठीक है, तो वो हम सेम उसी आर्किटेक्चर में 2 बाय 2 का रहने देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंड पैरामीटर हो रहे हैं, तो हमारा क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, आईपी एड्रेस आ रहा है, टाइम स्टैम्प तो हम क्या रहने देंगे, 2 वेरिएबल रहने देंगे, नेम और फादर नेम। आखिरी वाले पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आखिरी वाला ये बन रहा है, तो कोमा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस बाकी वही रहने देंगे। थोड़ी सी समझ आई कोड एडिट करने की, याद रखना, इसको कोशिश करना पूरी एडिट करने की। ठीक है, पूरी कोशिश करना, इस वीडियो को देखना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना। एक तुम्हारा एक तुम्हारा चैट जीपीटी का इंटरेक्शन है जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, क्या सर ऊपर जो नेम कहाँ पे, ये जो नेम या पोस्ट के आगे, पोस्ट के आगे, पोस्ट जो होता है पीछे से डाटा किस नाम से आ रहा है, पोस्ट से आ रहा है, फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, सर तो मैं नया डेटाबेस बनाया, चेंज कर दिया भाई डेटाबेस नया बनाया तो डेटाबेस वाली वैल्यूज तो इंसर्ट इनटू के आगे लगती हैं, उसके अंदर वही रहेंगी सेम। वो पीछे से डाटा HTML भेजी, यूजर नेम को नेम से भेज रही है और पासवर्ड को फादर नेम से भेज रही है। अगर आप उधर यूजर नेम चेंज करो, फिर इधर आके आपने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 3 सेक्शन बन रहे हैं ना, पहला सेक्शन प्रोसेसिंग का, दूसरा डेटाबेस का है। ठीक है, पहला फ्रंट एंड का, दूसरा प्रोसेसिंग का और तीसरा डेटाबेस का, 3 सेक्शन बन रहे हैं आपके। ठीक है, अगर आपने पहले में चेंज किया, यानी कि फॉर्म के जो नाम रखे हैं, रिसीविंग भी उसी नाम से होनी है। ठीक है,
डेटाबेस के जो नाम रखे हैं उसमें फीड उसी नाम से होना है जो डेटाबेस के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेव कर रहे हैं, सेव करके अल्लाह का नाम लेते हैं हम और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा पेज होता है हमेशा यहाँ पे। हम अब यहाँ पे लर्न के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल ओपन करेंगे? इंडेक्स। अच्छा, वो ओपन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वेबसाइट का पहली फाइल क्या होती है? इंडेक्स। ब्राउजर को खुद ही पता होता है, जब फोल्डर के अंदर कोई इंडेक्स नाम की फाइल पड़ी हो खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। here we go, ये देखो खुद ही आ गई है ना, मैंने जस्ट फोल्डर का नाम लिखा है जी। यूजर नेम हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, हमने उसे ये नहीं कहा है कि गूगल पे रीडायरेक्ट करवाओ या करवाओ। अब देखते हैं कि क्या ये डाटा फीड हुआ या ये डाटा फीड नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में जाना है। ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। किसको देखना चाह रहे हैं हम? लॉगिन नहीं आया है डेटाबेस में डाटा, क्यों, वाई? इसके लिए हम दोबारा से कोड एनालाइज करते हैं। इंडेक्स फाइल सेव्ड है, गुड है। इंडेक्स में जो फॉर्म है उसमें पासवर्ड फादर नेम है, उस फील्ड का नाम, इसका नाम क्या है? हाँ, क्या हमने फॉर्म का एक्शन डिफाइन किया कि जब बटन पे क्लिक हो तो कहाँ पे जाए डाटा? हमने डाटा नाम तो रख दिया, हमने फॉर्म का एक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ। तो एक्शन क्या डिफाइन करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ढूंढेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन नहीं किया? एक्शन क्या हो? जब तेरे सबमिट बटन पे क्लिक हो तो तूने सारा डाटा किसको देना है? PHP की फाइल को। PHP की फाइल का नाम क्या है? सेव अंडरस्कोर डाटा डॉट PHP। ठीक है, गलती ना हो कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, इसको क्या दे दो, पेस्ट करो। जब एक्शन नहीं लगा होता, ठीक है, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अगर कोड में गलती होती तो PHP के कोड का एरर आना था, ठीक है। एरर भी नहीं आ रहा था क्योंकि एक्शन लगा नहीं, तो एक्शन परफॉर्म कहाँ से होगा? क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, इस पे एक्शन नहीं लगा हुआ था, ये 10 बार क्लिक करते तो ये नहीं होना। अब वो क्या कह रहा है, कोई डाटा नहीं गया, तो उसने क्या कहा है? इनवैलिड रिक्वेस्ट। अब हम इसमें डाटा डालते हैं, क्या कह रहे हैं? दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, एक सेकंड। PHP की फाइल को देख लें सेव की है कि नहीं। HTML सेव, PHP सेव। अब यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और इनवैलिड रिक्वेस्ट कब बनता है, कब बनता है? ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन नहीं किया, हमने बताया ही नहीं किस मेथड से डाटा जाना है। तो क्या कहेंगे इसको? पोस्ट। थोड़े थोड़े जहन हो रहे हो, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, अनकॉट एरर आ गया। क्या कह रहे हैं? स्ट्रिंग मस्ट बी मैच नंबर्स ऑफ बाइंडेड वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 3 कितने पैरामीटर जा रहे हैं? 3। लाइन नंबर 28 पे एरर है। तो नोटपैड प्लस प्लस में ये फैसिलिटी भी हासिल है कि हमें ये एरर दे देता है 28 पे। तो जस्ट ये आ रहा था कि आर्गूमेंट्स हमारे पहले 4 थे, तो यहाँ पे 4s लगे हुए थे, अब 2 हैं तो 2 लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, दोबारा टेस्ट करते हैं। हुई है, ये मैंने वो दूसरे पेज पे एंटर कर दिया, ये सर्वर से रन नहीं हो रहा, ये वो रहा रन सर्वर, ठीक है।
पासवर्ड को पासवर्ड ही शो करवाया वो हो जाएगा, डाटा टाइप दोबारा चेंज कर देंगे। वो मैंने जस्ट इसलिए चेक किया था कि वो आगे से ही जा रहा है कि नहीं, टेक्स्ट को पासवर्ड टेस्टिंग करने के लिए किया था। ठीक है, ये यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, तो अब हम उसको कोड को दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसकी इनपुट टाइप की फॉर्म जो है टेक्स्ट है, तो इसको किस में कर देंगे, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड में चेंज होगा। ये डायरेक्शन होगी, ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेविंग होनी चाहिए, ये हुआ। ठीक है, अब हुआ है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी कैप्चर हो चुका है। तो वहाँ पे वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो इसलिए वहाँ पे हमें टाइम लग गया। सो दैट्स हाउ हम अपनी यूज़ के लिए चैट जीपीटी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अदर पर्पसेस के लिए। और जो फिशिंग पेजेस हैं, बेसिकली अटैकर क्या करते हैं कि जिस तरह हमने एक टेम्पलेट उठाया, ठीक है, और हमने उसके इक्वल कर दिया ना पीएचपी को। आज हमें पता है, अब हमने एक टेम्पलेट उठाना है जिसमें 5 फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोटो या कुछ भी हम एक्वायर कर रहे हैं यूज़र से, तो हमें कितने वहाँ पे जस्ट जो चीज़ें एडिट करनी है हमने एडिट कर दिया। एग्जैक्टली, तो उसके बाद वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। डिटेल्स हम डेटाबेस में सेव करवाएं, डिटेल्स हम जो है वो अपनी टेक्स्ट फाइल में सेव करवा लें, या आप उसको एक पीएचपी फाइल में ही सेव करवाना चाह रहे हैं, उसमें भी सेव हो जाएंगी। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चीज़ें हमारे लिए काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, सो आर्किटेक्चरल लर्निंग साइबर सिक्योरिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक वक्त में थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स को एनालाइज करना आसानी से नहीं सीख सकते हैं। आप लॉजिक्स, अगले बंदे की बनाई हुई लॉजिक्स में से बग्स निकालना ऐसे नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आपको पहले उसकी मेंटालिटी को कवर अप करना पड़ता है कि हाँ यार ये सोच कैसे रहा है, इसके कोड में कहाँ पे बग हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए हमें आर्किटेक्चर्स को देखना पड़ता है।